मोहतरम साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। हाजिर हूँ आपके साथ, आपके सामने मैं आपका खादिम सूफ़ी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी। सूफ़ी न्यूज़ की स्पेशल लाइव प्रोग्राम जो हर शाम 8 बजे टेलीकास्ट किया जाता है, कुछ देर की माज़रत के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि सियासी और समाजी मौज़ूआत पर तकरीबन आधे घंटे की बातचीत आप लोगों से मैं करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि इस बातचीत से एक सकारात्मक माहौल बनाया जाए। और हमारा मकसद जैसा कि वाज़ेह है कि समाज में एकता स्थापित करना, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए काम करना है। क्योंकि हमारा मानना है कि कोई भी मुल्क तब तक अच्छी तरह से तरक्की नहीं कर सकता है जब तक कि वहाँ की आवाम एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करती हैं, समन्वय नहीं करती हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के बीच में हाजिर होकर के अपनी बात को रखने की कोशिश करता हूं, और आप लोगों से अपील करता हूं कि इस आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही सूफी न्यूज़ चैनल के को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन घंटी जैसी जो निशान होता है उसको दबाएं, ताकि आपको सूफी न्यूज़ की कोई भी न्यूज़ आइटम वक्त से मिल जाए। इसके अलावा और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सूफी न्यूज़ में के इस फैमिली में शामिल हों। ये मेरी आपसे अपील है। और मैं समझता हूँ इतना तो मेरा हक बनता है कि आप कम से कम आप सब्सक्राइब करें, और अपने किसी एक या दो साथियों से सब्सक्राइब कराएं। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही आज का जो मौजू हमारा है, साथियों दोस्तों, इलेक्शन का साल है, और इलेक्शन आने वाला है, लोकसभा का आम चुनाव जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में होगा। चुनावी जुमले बहुत से आते हैं सामने, चुनावी शब्द बहुत सामने आते हैं जिन पे बड़ी चर्चाएं होती है। एक लफ्ज़ जो हर चुनाव में आता है, एक शब्द जिसे कहा जाए, लफ्ज़ होता है कई शब्द। तो ये जो लफ्ज़ है, ये शब्द है, ये अक्सर हर चुनाव में आता है, और कहीं ना कहीं ये बड़ा चर्चा का सब्जेक्ट बनता है, जिसके बाद माहौल में बड़ा तनाव आता है। लफ्ज़ है तुष्टीकरण। ये तुष्टीकरण क्या है, आज इसके बारे में आप लोगों से बात करेंगे। इसके साथ ही एक और अपील आपसे है कि आप अपनी राय हमको दें, ताकि हम और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें। आप लोग अपनी राय से हमको वाकिफ़ कराएं, ताकि और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की जाए। शब्द है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण जो एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, अपीजमेंट। इसका मतलब होता है कि किसी को खुश करने की कोशिश करना, किसी को मतलब जो है वो लाभ पहुंचाने की कोशिश करना। इसका तुष्टीकरण का मतलब ये होता है किसी वर्ग को या किसी व्यक्ति या किसी समूह को लाभ पहुंचाने की कोशिश करना। साथियों, ये लफ्ज़ ईजाद कैसे हुआ? ये लफ्ज़ ईजाद हुआ चूँकि हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पर जो भी रूलिंग होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए, संविधान के ज़रिए होती है। हमारे संविधान ने सभी लोगों को, देखिए हमारे मुल्क के संविधान की जो सबसे बड़ी खसूसियत है कि वो सभी लोगों को समान रूप से अवसर प्रदान करता है। कि अगर कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो सभी लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और उसी के साथ ही सभी लोगों को अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का अधिकार है। साथ ही जो सबसे बड़ा अधिकार है वो वोट देने का अधिकार है। और हमारे संविधान की जो सबसे बड़ी खूबी है कि वो
एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का हक है, कि अगर राजा भी है तो भी एक वोट देगा, और अगर माफ़ी चाहता हूँ, और अगर एक आम इंसान है, आम शहरी है, तो उसको भी एक वोट डालने का हक है। एक बहुत बड़ा पूंजीपति भी एक वोट वोट डालेगा, और सड़क पर जो छोटी सी एक दुकान लगाता है, फुटपाथ पर जो सौदा बेचता है, उसको भी एक ही वोट करने का राइट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। ये सभी लोगों को समान रूप से अधिकार दिया गया है। तो जब हमारे संविधान ने सभी को बराबरी के मौके फराहम किए हैं, बराबरी की चीज़ें दी हैं, तो ये बात कहाँ से आ जाती है, ये तुष्टीकरण का मामला कैसे आ जाता है। साथियों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बिना पर कुछ सियासी जमातें ये इल्ज़ाम लगाती हैं दूसरी सियासी जमातों पर कि इनके साथ तुष्टीकरण किया जा रहा है, यानी इनको फ़ायदा नाजायज़ तरीके से इनको नफ़ा पहुंचाया जा रहा है, और दूसरे कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है। ये तुष्टीकरण का ये इल्ज़ाम अक्सर आयद किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमारे मुल्क का जो संविधान है उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 30, यानी आर्टिकल 30, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 ये कहता है कि इस मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ तबका है, यानी अक़लियती तबका है, उनको अपनी अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि हमको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि केवल मज़हबी माइनॉरिटीज़ नहीं होते हैं, मतलब जो है वो धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं होते हैं, भाषाई अल्पसंख्यक समूह भी होते हैं। तो उसके आधार पर ही जो उपबंध किए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि जो भी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं, उनको अपनी तहज़ीब को फैलाने के लिए, और अपनी जो उनका अपना कल्चर है, उनका जो सामाजिक कल्चर है या मज़हबी कल्चर है, उसको बचाए रखने के लिए वो शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, यानी अपने कल्चर को। अब चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि कोई समूह जब वो छोटा होता है, तो वो उसको कहीं न कहीं वो सामाजिक दायरे से पिछड़ जाता है, या कुछ और सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो जब संविधान ये बनाया जा रहा था, तो उस वक्त ही इन बातों को रखा गया था कि ताकि मतलब कि सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हों। तो ये जो दिया गया था, ये राइट दिया गया था, ये चाहे भाषाई अल्पसंख्यक हो या वो धार्मिक अल्पसंख्यकों का समूह हो, तो उनको ये मतलब जो है वो स्पेशल राइट दिया गया था। अब टकराव का मसला कहाँ से आ जाता है? टकराव का मसला यहाँ पर आ जाता है, चूँकि हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, तो उसमें मुसलमान हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ये अल्पसंख्यक हैं, लेकिन ईसाई भी हैं। लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा वर्ग है माइनॉरिटीज़ का, तो वो मुसलमानों का वर्ग है, जिनकी आबादी पूरे मुल्क में लगभग 14.5% के आस पास बताई जाती है। जैसे बताते हैं, इस बार तो सेंसस हुआ नहीं, जो लास्ट ईयर दहाई में सेंसस हुआ था, इन 2010 और 11 का जो सेंसस था उसके मुताबिक लगभग 14-14.5% आबादी मुसलमानों की। तो माइनॉरिटीज़ में सबसे बड़ा समूह इन मुसलमानों का ही है। तो जाहिर सी बात है कि जब माइनॉरिटीज़ में ये बड़ा समूह है, तो इस समूह में वोटर्स की तादाद भी ज़्यादा होगी। और इत्तेफाक ऐसा है कि इस मुल्क में जो दक्षिणपंथी राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उनको मुसलमानों को एक बहुत बड़ा तबका वोट नहीं करता है। आज की भारतीय जनता पार्टी हो, या इससे पहले की भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, ये रही हो, मुसलमान जो थे वो बहुत बड़ा तबका जो है वो इनका बाइकाट करता था, और राजनीतिक रूप से जो जनसंघ या बीजेपी के जो विरोधी राजनीतिक दल होते थे, उनको ही वोट देने का काम करता था। अब ये जो मुद्दा लेकर के आए, तो ये उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि साहब जो है, ये जो पार्टियां हैं ये मुसलमानों का तुष्टीकरण करती हैं। तुष्टीकरण कहाँ पर होता है, कौन से किस मौजू पर तुष्टीकरण की बात आई? और सबसे बड़ी बात ये है कि
मुसलमान इस बात को पिछले 75 सालों में समझा भी नहीं पाए लोगों को कि नहीं साहब, हमारा कोई तुष्टीकरण नहीं होता। अगर तुष्टीकरण होता तो सच्चर कमेटी और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की का जो कमीशन है वो ये नहीं कहता कि मुसलमानों के हालात तो दलितों से ज़्यादा बदतर हैं, मुसलमान बहुत बदहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये बात हकीकत है कि जिस तरीके की पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियां रही हैं, जो भी रहा हो, जो भी फैक्टर रहा हो, तो वो हालात तो ख़राब रहे ही और वो दलितों से ज़्यादा बदतर पोजीशन में चले गए। लेकिन ये जवाब भी नहीं दे पाए। जो मुस्लिम रहनुमा थे या मुसलमानों की जो सियासी रहनुमा थे, उन्होंने भी इसको दूसरी जो है कम्युनिटीज़ में समझा पाने में असमर्थ रहे कि नहीं साहब, हम कोई अपीजमेंट नहीं करते हैं, या ये कोई मतलब विशेष बात नहीं कि हम जो संविधान से हट करके कर रहे हों। जो सबसे बड़ा सवाल आता था वो हज सब्सिडी का आता था कि हज जो 2014 से पहले जो है वो हज पर सब्सिडी दी जाती थी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इसको गौर करें तो ये अपने आप में एक बहुत ख़राब बात थी। सिर्फ इसलिए ख़राब बात नहीं थी कि मुसलमानों को उसमें कुछ हिस्सा दिया जा रहा है। देखिए, हज का जो फरीज़ा है, मज़हब इस्लाम के जो 5 रुकन हैं, 5 रुकन में सबसे पहला ये है कि तौहीद, तौहीद के बाद जो है वो नमाज है, नमाज के बाद रोज़ा है, उसके बाद ज़कात है, फिर हज है। तो 3 जो रुकन हैं वो तो सभी पर फ़र्ज़ हैं, सभी आक़िल और सभी पर फ़र्ज़ हैं। नमाज आक़िल पर और बालिग कोई जो भी मसला आता है उनके फ़राइज़ हैं। और जो ज़कात और हज का मामला आता है, ये उसी पर फ़र्ज़ है जो साहिब हैसियत है। साहिब हैसियत यानी जो उसके पास जितनी मतलब इसको जो है वो करने की जिसके पास हैसियत है, माली हैसियत है, वही इन दोनों फ़राइज़ को अंजाम दे सकता है। अगर आपके पास जो है माली हैसियत नहीं है तो ना तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है और ना ही आप पर हज फ़र्ज़ है। तो अब सब्सिडी का मतलब ये होता है कि छूट देना, हुकूमत रियायत दे, यानी वो पैसा हुकूमत अपने पास से भरे। तो ये तो दुरुस्त नहीं है कि हुकूमत के पैसे से हज किया जाए, हुकूमत के पैसे से इबादत की जाए, क्योंकि वो तो टैक्स का पैसा है, तमाम लोगों से लिया जाता है। और जब आपको की शरीयत खुद इस चीज़ को मना करती है कि जब आपके पास है तभी आप करें, चंदा लेकर के, उधार लेकर के या किसी की मदद लेकर के ये हज करना, ये मेरे ख़्याल में तो दुरुस्त नहीं है। और तमाम दानिश्वर जो उलमाए किराम हैं उनके नज़दीक भी ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि जब आप साहिब हैसियत नहीं है तभी तो आपको सब्सिडी मिल रही है। लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी था कि ये गवर्नमेंट सब्सिडी देती क्यों थी, किस चीज़ में सब्सिडी देती थी। मसला ये था कि हज करने जो लोग हज करने जाते थे उन पर ये बॉन्डिंग होती थी कि वो एयर इंडिया की फ़्लाइट से ही हज करने के लिए जाएंगे, और कोई उनके पास फ़्लाइट दस्तयाब नहीं थी। अब मसला क्या होता था कि एयर इंडिया की फ़्लाइट जो उनको ले जाती थी और वही फ़्लाइट उनको लेकर के वापस आती थी, तो उतने दिन तक वो जहाज़ खड़े रहते थे या जो भी होता, क्योंकि एक तरफ का किराया जो था वो भाई छोड़ करके चले आए, उसके बाद फिर लेने के लिए गए। तो अगर एक ही ट्रिप होगी तो किराया दूसरा होगा, और जब डबल ट्रिप होगी तो किराया दूसरा होगा। तो इसमें जो 2 ट्रिप लगती थी तो वो 2 ट्रिप का पैसा लेते थे, उसके बाद उसमें कंसेशन कर देते थे और कहते थे कि अब हम सब्सिडी दे रहे हैं। यानी हुकूमत जो थी वो आपसे पैसे ज़्यादा भी लेती थी, आपसे पैसा ज़्यादा लिया जाता था हज के नाम पर, और उसके बाद जो है उसमें कुछ कंसेशन कर दिया जाता था। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप एक के साथ धोखा कर देंगे, 2 के साथ धोखा दे देंगे। तो बड़े बड़े दिमागी लोग भी हैं, उन्होंने इस बात को उठाया। तो ये हुआ कि चलो वो इसमें हम कुछ आपको रियायत दे देते हैं। फिर उन्होंने बताया कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि मतलब ऐसा कर सकें वैसा कर सकें, तो हमको फ़्लाइट एक बार आपको लेने जाना पड़े, डीज़ल पेट्रोल जो भी मसला होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं।
तो उन्होंने घुमा करके वो कुछ पैसा कंसेशन कर दिया। उसी को ये चिल्लाया जाता था कि देखो मुसलमानों को तो हज यात्रा कराई जा रही है, उसमें सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा तो पूरे उसके बाद 2014 में गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, जबकि इसके बारे में जब जब लोगों को जानकारी हुई तो तमाम लोगों ने इसका की मुखालफत भी की थी कि हम गवर्नमेंट से के पैसे से हज क्यों करें। और दूसरी बात है कि आप हमारे ऊपर एहसान थोड़ी कर रहे हैं, हम तो हज करने के लिए गए, एक बार आना और एक बार जाने का किराया आप ले लेने चाहिए, लेकिन आपने 2 बार जाने का किराया लिया और 2 बार आने का किराया लिया। आप तो हमारी जेब काट रहे थे, हमको सब्सिडी नहीं दे रहे थे, बल्कि ये तो वही बात हुई कि हमको कुछ मिल भी नहीं रहा है, हमारी जेब से पैसा भी जा रहा है और हम पर इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि साहब जो है हुकूमतें तुष्टीकरण कर रही हैं, बल्कि हमारे साथ तो फ्रॉड और धोखा किया जा रहा था। और जब ये सब्सिडी खत्म हुई तो फिर बात ये मंजर आम पर आई। जब ये बात मंजर आम पर, और आज भी वैसा ही हो रहा है कि जो भी हज कमेटी से हज करने के लिए जाएगा वो एयर इंडिया की फ़्लाइट से ही हज करने के लिए जाएगा और उसको इतना पैसा देना पड़ेगा। हम 2 बार, कोई भी हज करने वाला जो हज करने जाता है वो 2 बार जाने का पैसा देता है और 2 बार आने का पैसा देता है, और हज 1 बार करता है। ये इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, इस पर किसी की निगाह नहीं जा रही है। और ये ज़रूर कह दिया जा रहा है कि अगर इस पर कोई कंसेशन हो जा रहा है तो उस पर छूट दी जा रही है, तो साबित तुष्टीकरण किया जा रहा है। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, अब चूंकि मुस्लिम कम्युनिटी में लोगों को इतनी समझ नहीं है, इतना शऊर नहीं है, इतना इल्म नहीं है, इतनी इल्मी जानकारी नहीं है, जो इल्ज़ाम होते हैं, इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं और उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। और दूसरी कम्युनिटी में एक गलत मैसेज जाता है कि साहब जो है मुसलमान जो है वो हमारा पैसा खाए जा रहे हैं, हमारे सब, चूँकि जो सब्सिडी देगी गवर्नमेंट वो टैक्स के पैसे से ही देगी और टैक्स का पैसा सभी का है। तो इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई ऐसा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मुसलमानों को साथ में नहीं किया गया कि मतलब जो है वो ऐसा लगे कि अपीजमेंट है या तुष्टीकरण है। एक नागरिक के तौर पर सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अब जो दूसरा मसला आता है, जिसको मैं भी तुष्टीकरण मानता हूँ कि हाँ ये किया जाता है, लेकिन वो आम मुसलमान के लिए नहीं किया जाता है। जो कुछ मजहबी रहनुमा, कुछ मजहबी जो ठेकेदार जो हुकूमतों में बैठ करके मुसलमानों के वोटों की दलाली करते हैं, उनके इदारों को चलाने के लिए गवर्नमेंट स्पेशल छूट दे देती है और ये मिलती है उनको जिसका किसी ख़ास मुसलमान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इल्ज़ाम ये आयद होता है कि साहब जो है वो मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जा रहा है, उनके मदरसों को ग्रांट दी जा रही है, उनके मदरसों को मदरसा बोर्ड में पंजीकृत किया जा रहा है शिक्षा के अधिकार के नाम पर, और ये हो रहा है साहब जो है इसमें मुसलमानों को का अपीजमेंट किया। जबकि आज के दौर में मदरसों की ज़रूरत क्या है जो सरकार चलाए, क्या मुस्लिम कम्युनिटी। और सर एक जो सबसे अहम बात है, वो अहम बात ये है कि मदरसों को चलाने के लिए हर साल ज़कात का पैसा, फितरा का पैसा, चर्म कुर्बानी का पैसा मुस्लिम समाज मदरसों को चलाने के लिए देता है। तो फिर ये गवर्नमेंट का इसमें क्या दखल है? गवर्नमेंट क्यों जो है वो अपने मदरसे खुलवा रही है? तो गवर्नमेंट का मदरसों से क्या मतलब हो सकता है? और जाहिर सी बात है कि जब गवर्नमेंट मदरसे की बात करेगी, गवर्नमेंट मदरसा खुलवाएगी, तो दूसरे लोग भी कहेंगे कि हमारे लिए संस्कृत विश्वविद्यालय खुलवाया जाए। हाँ, यहाँ तक कि जो, चूँकि एक विषय आता है कि भाषा का प्रचार, जो भी भारतीय भाषाएं हैं उनको प्रचार प्रसार करने के लिए विद्यालय खोले जाएं, और उसको अगर आप अपीजमेंट का नाम दे देते हैं, उसको आप तुष्टीकरण कहते हैं, तो ये उन लीडरान को जवाब देना चाहिए और जो ये घटिया इल्ज़ामात लगाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। कि अगर हुकूमत एक तरफ उर्दू कॉलेज बना रही है तो संस्कृत गुरुकुल और पाठशाला भी बना रही है, तो सभी को मतलब चूंकि वो जो दिया जा रहा है वो धर्म के नाम पर नहीं दिया जा रहा है, जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो भाषा के आधार पर किया जा रहा है और उसका भारत के संविधान में उल्लेख है। अगर कोई संविधान सम्मत काम भी किया जा रहा है तो उसका इतना दुष्प्रचार किया जा रहा है मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पर, माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम पर, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर दूसरों को गुमराह किया जा रहा है। बल्कि इससे दोहरा नुकसान होता है। एक तो ये है कि हमको जो चीज़ मिलनी चाहिए समान रूप से वो हमको मिल नहीं रही है। दूसरे ये है कि जो दूसरा समाज है वो भ्रमित होता है, उसको जब गुमराह किया जाता है कि साहब ये तो देखो सारा पैसा ये मुसलमानों पे लगाए जा रहे हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक गोशा ऐसा आता है कि जो उसके दिल में जो है मुसलमानों के लिए
एक गलतफहमी पैदा होती है जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा रूप ले लेती है। ये इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि अपने सियासी फायदे के लिए हम समाज में वर्ग संघर्ष कराए दे रहे हैं। तो मैं तो खुद इन सब चीज़ों का के खिलाफ हूँ कि मजहबी मामलात में हुकूमत का क्या दखल है, कि किसी के ख़ास मज़हब का प्रचार प्रसार के लिए हुकूमत कोई काम करे तो दरअसल वो मज़हब का प्रचार प्रसार नहीं कर रही है। वो जो राजनीतिक दलों के जो एजेंट हैं, जो मतलब मुस्लिम रहनुमाओं के रूप में मौजूद हैं, उनका अपीजमेंट किया जा रहा है और उसको मुस्लिम अपीजमेंट के नाम से जोड़ करके प्रचार प्रसार करके समाज में वर्ग संघर्ष किया जा रहा है। तो ये सब बातें ऐसी हैं जिनका ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए और ये हमें देखना और समझना चाहिए कि हमारे नाम से जो है कितना दुष्प्रचार किया जा रहा है और इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है। जाहिर सी बात है, और जो सबसे अहम मसला ये है कि और एक सोचने की बात है कि देखिए, मुल्क आज़ाद होने के बाद इस मुल्क में तमाम लोगों ने अपने अपने समाज की तरक्की की। मुस्लिम समाज बिल्कुल हाशिए पे चला जा रहा है। क्यों चला जा रहा है? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ धार्मिक जो मामलात हैं उनके देखिए, देश का समाज, देश का जो संविधान है वो धर्म के आधार पर ना तो किसी के साथ विभेद करने की बात करता है और ना ही धर्म के आधार पर किसी के एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की बात करता है। लेकिन जब आप जातिगत आधार पर बात करेंगे, जब आप जातियों के उत्थान के आधार पर बात करेंगे, पिछड़े के आधार पर बात करेंगे, दबे कुचले के आधार पर बात करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको न्याय प्राप्त होगा। अब देखिए, कितना बड़ा ये जुल्म पिछले 75 सालों से किया जा रहा है अपीजमेंट के नाम पर, कि मुसलमानों को 2 बार आने 2 बार जाने का किराया लेकर के, 1 बार हज करने पर 2 बार आने 2 बार जाने का किराया लिया जा रहा है। उसमें अगर उसके बाद किसी तरीके से उसमें कटौती की जा रही है तो उसको तुष्टीकरण का नाम दिया जा रहा है। और दूसरी बात जो है, जो सबसे अहम मसला है कि वो अनुसूचित जाति के आरक्षण में मुसलमानों को इसलिए रोका जा रहा है अनुच्छेद 341 के तहत, सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है कि साहब जो अनुसूचित जातियों में मुसलमान जो है कोई अनुसूचित जाति में नहीं होते हैं। क्यों नहीं? मुसलमानों के यहाँ धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होता है। तो एक तरफ तो आप ये मानते हैं कि मुसलमानों के यहाँ धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होता है, और दूसरी तरफ आप पसमानदा आंदोलन की भी बात करते हैं। लेकिन ये होना चाहिए, प्रत्येक, मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक जाति समूह को अपनी अपनी जातियों को, जो पेशे के आधार पर जातियां बनाई गई हैं, जैसे कि अंसारी बिरादरी है जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं, जो मंसूरी बिरादरी है जो रुई धुनने का जिनका परंपरागत पेशा रहा था, उसके बाद जो दर्जी बिरादरी है यानी जो कपड़ा सिलने का काम करते हैं, राइन बिरादरी है यानी जो सब्ज़ी का कारोबार करते हैं, उसी तरीके से रंगरेज बिरादरी है जो कपड़ा जो है वो रंगने का कारोबार करते हैं। उसी तरह बहुत सारी जातियां हैं। इन सारी जातियों को कम से कम अपना अपना समाज मजबूत करना चाहिए। इनके लोगों को चाहिए कि जो इनके जो भी जातिगत रहनुमा हैं वो इनको मुत्तहिद करें और इनकी शिक्षा पर, इनके रोज़गार पर, इनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तो जाहिर सी बात है, जब आप ऐसा करेंगे तो आप सक्षम होंगे, शिक्षित होंगे, तो आपको अपने अधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन जब आप एक और जाति के रूप में आप मांगेंगे भी तो आपको बिल्कुल राइट मिलेगा, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है। आप पिछड़ी जाति के हैं तो पिछड़ा वर्ग आयोग से आपको लाभ प्राप्त होगा। जो पिछड़ी जातियों का जो है वो आरक्षण है, उसमें आपको पिछड़ी जातियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। पिछड़ी जातियों को जो मतलब जो है अन्य सुविधाएं दी जाती हैं उसका लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जब आप माइनॉरिटीज़ के नाम पर जाएंगे, मुस्लिम के नाम पर जाएंगे, तो आई से टू सॉरी, ये इस मुल्क में मजहबी आरक्षण के आधार पर कुछ नहीं हो सकता और न किया जा सकता है। क्योंकि एक बार हुआ था, उसका नतीजा ये हुआ कि देश का विभाजन हुआ। धर्म के आधार पर आरक्षण, धर्म के आधार पर किसी का एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट, निश्चित रूप से ये संविधान के खिलाफ है और किसी को भी इसका फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए और ना ही किसी को इसकी मांग करनी चाहिए। हाँ, जातिगत रूप से अपनी जातियों को मजबूत करने के लिए, जैसा कि सभी समाज ने किया, आज लोकसभा में देखिए कितने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे मंत्रिमंडल में इतने इतने पिछड़े वर्ग के लोग हैं।
क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि हैं, और दावे के साथ कहा। क्योंकि इससे पहले इतने नहीं होते थे, तो ये एकदम से थोड़ी पहुंच गए। 75 सालों में उन्होंने भी लड़ाई लड़ी कि किसी ने यादव महासभा बनाई, तो किसी ने अपने दूसरे समाज के नाम से जो है उसको बनाया। यहाँ तक कि अब तो देखिए सवर्ण जातियों में भी अपने जाति के लिए मतलब जो है वो कमेटियां बनाई हैं, अपनी जातियों के सामाजिक उत्थान के काम करती हैं। लेकिन मुसलमानों में इस तरीके का कोई मसला नहीं, जबकि इसमें कोई बुराई नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को, ना तो देखिए, ना तो मजहबी तौर से कोई बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि कबीलाई सिस्टम को की इस्लाम में इजाज़त है। हर कबीले को अपनी अपनी तहजीब के मुताबिक, अगर वो गैर शरई नहीं है, रहने का, सहने का, बसने का, खाने का, पीने का उनको पूरा राइट है, अगर वो गैर शरई नहीं है। तो उसी तरह हमारे देश का संविधान भी ऐसा कहता है। तो हम लोग उस चीज़ पर क्यों नहीं जाते हैं कि हम अपने अपने जाति समूहों को मजबूत करें, अपने अपने जाति समूहों की मजबूती के लिए काम करें। अगर हमारे जातियों के समूह मजबूत होंगे तो जाहिर सी बात है उसका लाभ संपूर्ण जो है वो समाज को प्राप्त होगा। और मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि प्रत्येक समाज को अपने उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। ऐसी बात है कि अगर हर घर के लोग अपने अपने हिस्से का काम करें, हर हर व्यक्ति अपने अपने दरवाजे की सफाई कर देगा, अपने अपने दरवाजे झाड़ू लगा देगा, तो जाहिर सी बात है पूरा मोहल्ला साफ सुथरा हो जाएगा। उसी प्रकार से कि जो धार्मिक समूहों में जो जातिगत समूह हैं, अगर वो अपने अपने हिस्से का काम करेंगे, अपने अपने लोगों को का उत्थान का काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा संपूर्ण मुस्लिम समाज को होगा। ये इन सब चीज़ों पर गौर करना चाहिए। और ये जो तुष्टीकरण की बातें चलती हैं कि तुष्टीकरण किया जा रहा है, हाँ, और एक और आ जाता है कि साहब जो है उनका तो इनका वक्फ बोर्ड बना हुआ है, सरकार वक्फ बोर्ड के नाम पर जो है वो इनकी मदद करती है, इसमें भी इल्ज़ाम आता है। अब इसकी भी सच्चाई सुन लीजिए। जितने भी वक्फ बोर्ड हैं वो गवर्नमेंट के पैसे से नहीं चलते हैं, बल्कि गवर्नमेंट तो इनसे फ़ायदा लेती है। वक्फ बोर्ड जो बने हुए हैं, वक्फ बोर्डों में जो भी औकाफ पंजीकृत हैं, टोटल सालाना आमदनी का 10% वक्फ बोर्ड जो है उसको वसूल करता है, जिसको मुतालबा बोर्ड कहा जाता है। उन पैसों से वक्फ बोर्ड संचालित हज हाउसेस बना दिए जाते हैं। तो हज हाउसेस पर कहा जाता है कि तुष्टीकरण किया जा रहा है। बिल्कुल आप मत बनाइए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हज करने के लिए जाएगा तो फिर वो एयरपोर्ट पर जा कर के इकट्ठा हो जाएगा। और आप तो बाकायदा जो गवर्नमेंट जो हज कराती है, हज कमेटी बनाती है, तो इसमें हज के जो तीर्थ यात्री होते हैं तो उनसे विभिन्न प्रकार का पैसा लिया जाता है। रजिस्ट्रेशन के नाम का पैसा, फार्म के नाम का पैसा, हज हाउस में ट्रेनिंग के नाम का पैसा, सारी चीज़ों का पैसा लिया जाता है। तो जब हज कमेटी सारी चीज़ों को पैसा लेगी और विदेश पे जाने के लिए उनको ट्रेनिंग देगी, तो जाहिर सी बात उसको कोई कैंप लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने स्थायी रूप से अपना हज हाउसेस बनाए हैं, क्योंकि वो व्यापार करते हैं, पैसा लेते हैं, इसके बाद सुविधाएं देते हैं। तो ये बहुत ही गैर मुनसिफाना बात है। हमसे ही पैसा भी लिया जाता है, हमको उसका पैसा भी पेड करना पड़ता है, उसके बाद हमको उसकी पूरी सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। और उसके बाद हम पर इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि हमारा तुष्टीकरण किया जा रहा है। और उसके बाद जो है वो दूसरे समुदाय को बरगलाया भी जा रहा है कि साहब इन लोगों का तुष्टीकरण हो रहा है और ये ऐसा है, जिससे दूसरा समुदाय जो है बदजन होता है। तो हमारे जो रहनुमा है, चाहे सियासी हो, चाहे समाजी हो, चाहे मजहबी हो, ये इनको समझा भी नहीं पाते हैं कि हमारा कोई तुष्टीकरण नहीं हो रहा। बल्कि जो मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी ऐसा लोग इल्ज़ाम लगाएं, उनको उनको मतलब उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लीजिए, उनको धरना प्रदर्शन करिए और उनको बुलाइए कि बताइए कहाँ पर तुष्टीकरण किया गया, ऑन कैमरा इस चीज़ का जवाब दें। जिस तरीके से आप लोगों पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, ताकि वो ऐसे लोग बचें, समाज में दुष्प्रचार करने से बचें। तो आपको अपने हिस्से की जंग खुद लड़नी पड़ेगी। कोई नहीं आएगा, आपसे वोट लिया जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ उसका मोहरा बनाए। इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि आप वोटों की सियासत से जिस दिन दूर हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर आएंगी ही नहीं। क्योंकि जब आप लक्षित ही नहीं होंगे, उसके बाद भी अगर आपको कोई लक्षित करता है तो आप उसको कोर्ट्स का सहारा ले सकते हैं। और सीधे सीधे सबसे बड़ी बात यह है कि आप शांतिपूर्वक रूप से अपनी बात को
का एहतजाज भी दर्ज करा सकते हैं। आप बता सकते हैं, फैक्ट के आधार पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के जरिए बताइए, आप सोशल मीडिया के जरिए बताइए, आप लोगों को बताइए कि हमको कुछ मिल नहीं रहा है। एक आम मुसलमान को किसी भी तरीके की कोई एक्स्ट्रा कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम तराशी है जिसके ज़रिए जो है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो सियासी जमातें बोलती क्यों नहीं, उनको तो पता है कि मुसलमान जो है हमको ही वोट देगा, नहीं सपा को देगा तो बसपा को देगा, बसपा को नहीं देगा तो कांग्रेस को देगा, कांग्रेस को नहीं देगा तो मार्क्सवादी को देगा, इसको देगा उसको देगा, बीजेपी को तो देगा नहीं। तो इनको तो पता है कि ये तो कहीं जाएंगे नहीं, और इनको हैजा भी है बीजेपी को हराने का। इनके अंदर एक बड़ी बीमारी है कि ये बीजेपी को हर चुनाव में भाजपा हराओ का ठेका भी लेते हैं। तो लिहाजा घूम फिर करके ये किसी भी सूरत में हमारे पास आएंगे ही। लिहाजा इनको जाना कहाँ है? तो वो जो दूसरा इल्ज़ाम लगा रहा है, तो वो उसके ऊपर उससे थोड़ी कोई लड़ने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनसे भी वोट मिल सकता है। तो वो ये वोट की राजनीति है जिसमें आप एक ऐसे मैं उसको क्या बताऊं कि ऐसे प्रोडक्ट हो चुके हैं कि जिससे पैसा भी लिया जाता है और जिसका शोषण भी लिया जाता है। इसकी ये आपकी नादानी है, नासमझी है, क्या है ये आप ही बेहतर समझें। लेकिन इन बातों पर गौर ज़रूर करें कि अपने अधिकारों को जानें, और आपके लिए जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उस दुष्प्रचार से बचें, और दूसरे लोगों को भी बताएं, उनको प्यार से समझाएं, उनको बात बताएं, फैक्ट के आधार पर बताएं कि देखिए ऐसे से ऐसा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। और जहां पे वाकई गलत हो रहा है, जिस तरीके से मजहबी रहनुमा मुसलमानों के वोटों के नाम पर सियासी जमातों में दलाली करने के लिए, मुसलमानों को की दलाली करने के लिए उनसे फ़ायदा उठाते हैं, उस फ़ायदे को मुस्लिम अपीजमेंट से जोड़ दिया जाता है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको बेनकाब करके उनका बहिष्कार करें। और देखें, अंदाजा लगाएं कि आपकी तो हालत वही है। आपके बच्चे कूड़ा बीनने का काम कर रहे हैं, आपके बच्चे पंचर जोड़ने का काम कर रहे हैं, आपके बच्चे जो है वो एक्सपोर्ट में लेदर का काम कर रहे हैं, लेदर फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, कोई सिलाई का काम कर रहा है, कोई कढ़ाई का काम कर रहा है। लेकिन उनके बच्चे देखिए जो आपके नाम पे दलाली खाया किए हमेशा, उनको देखिए। कोई जो है वो पायलट बन रहा है, तो कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। तो ऐसे लोगों को पहचानिए, उनके चेहरों को बेनकाब करिए, और अपने हक और अपने अधिकार के लिए आगे आइए। और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि हम अब लोग देश में हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने के लिए लगातार अपने सीमित संसाधनों के जरिए काम कर रहे हैं। आपसे सिर्फ इतनी सी उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और सभी को सही बातों की जानकारी मिले। और लोगों को सही बात की जानकारी देना, लोगों की रहनुमाई करना, ये एक नेक काम है। और सभी लोग इस काम में आगे आएँ और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और कल फिर इंशाल्लाह किसी मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, शब बख़ैर।